गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम की और आइसोमेरिज्म की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ की। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ का मतलब होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिस पे या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या तो निगेटिवली चार्ज हो। Mononuclear coordination entities contain a single central metal atom. The following rules are applied while writing the फार्मूला कि जब फार्मूले को लिखते हैं तो क्या क्या रूल्स को हमको अप्लाई करना चाहिए, उस रूल्स को हम एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला क्या लिखेंगे कि द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, यानी पहले सेंट्रल एटम को लिखेंगे। फिर द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इट्स चार्ज। मतलब लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे अगर दो या दो से ज़्यादा लिगेंड्स अटैच होंगे, उस पर चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है कि पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड alphabetically order. In case of abbreviated ligands, the first letter of the abbreviations is used to determine the position of the ligands in the alphabetically order. अब कह रहा है कि जैसे पॉलीडेंडेट लिगेंड्स अगर प्रेजेंस है तो उनको भी हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब जैसे दो या दो से ज़्यादा जो लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो उनका एब्रेसिव लिगेंड्स का मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, यानी जैसे ए टू जेड में जो उनका नाम होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है कि द फार्मूला फॉर द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज वेयर एज चार्ज और नॉट enclosed in square brackets. When ligands are polyatomic, their formula are enclosed in the parentheses. Ligands abbreviations are also enclosed in the parentheses. अब कह रहा है कि ऐसा फार्मूला, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ का जो चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होते हैं जो पॉलीएटॉमिक होते हैं। तो उसमें जो फार्मूला होता है पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट में बंद होते हैं, यानी एवरीसियो आर आल्सो इनक्लोज द पैरेंथेसिस। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इनका है कि देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि when the formula of charged when the formula of एक मिनट बेटा रुक जाइएगा थोड़ा सा। when the formula of when the when the formula of when the formula of charge coordination entities to be written without the counter n, the charge is indicator outer side the square bracket is a right superscript with the नंबर बिफोर द साइन। कहने का मतलब कि काउंटर आइन का मतलब होता है बिग ब्रैकेट के बाहर कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं या एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं। तो अगर काउंटर आइन नहीं है, विदाउट काउंटर आइन अगर आपका एंटिटीज़ है और उस पर चार्ज है तो चार्ज को हम क्या लिखते हैं, बिग ब्रैकेट के ऊपर और चार्ज से पहले डिजिट लिख देते हैं। ठीक है। और लास्ट इसका पॉइंट है कि द चार्ज ऑफ कैटायंस इज बैलेंस्ड बाई चार्ज ऑफ एनायंस, कि जितने कैटायंस होंगे उतने ही एनायंस होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा मोनोन्यूक्लियर एंटिटीज़ होते हैं उसके फॉर्मूले को लिखते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं, ये देखिए, तो अब अगर हम बात करते हैं तो नॉमिन नेमिंग ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो जो नेमिंग करेंगे हम ये आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके कुछ रूल्स है कि द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड व्हेन नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पहला रूल्स क्या है कि द कैटायंस इज नेम फर्स्ट
इज बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आपका है तो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे निगेटिवली चार्ज हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटायंस का नेम लिखेंगे। फिर दूसरा रूल्स क्या है कि द लिगेंड्स आर नेम्ड एनायंस अल्फाबेटिकली ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। कि अगर लिगेंड्स का नाम लिखना है तो सबसे पहले एनायंस को लिखेंगे, ठीक है, फिर कैटायंस को, और एनायंस में भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तीसरा रूल्स है कि द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स इन ओ, मतलब कह रहा है कि कोई अगर एनायनिक लिगेंड्स है तो उसके नाम की जो एंडिंग ओ से, जैसे क्लोराइड है तो क्लोरिडो, ठीक है ना, सल्फाइड है तो सल्फिडो, साइनाइड है तो साइनाइटो, इस तरीके से। दोज ऑफ न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड्स आर द सेम एक्सेप्ट ऑफ एक्वा और एमीन। मतलब कह रहा है कि इसी तरीके से जो न्यूट्रल एटम और कैटायनिक लिगेंड्स होगी उनका भी ऐसे ही होगा, सिर्फ दो को छोड़ के, एक्वा और न्यूट्रल एटम एमीन को छोड़ के। जैसे कार्बोनिल फॉर CO एंड नाइट्रोसिल फॉर द NO, यानी कार्बोनिल को CO लिखेंगे और नाइट्रोसिल NO लिखेंगे। दे आर प्लेस्ड विद इन द इनक्लोज्ड मार्क्स व्हेन द रिटेन इन द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटिसिस, मतलब ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल है कि प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई, ETC आर यूज्ड इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन इंटिसिस। जैसे मोनो, डाई, ट्राई वर्ड जो यूज करते हैं ये इंडिविजुअल लिगेंड्स को ये इंडिकेट करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ देखिए कि विद इन अ नेम ऑफ द लिगेंड्स included numerical prefix the term bis, tris, tetra, kiss is used their ligands to within they are refer being the placed in the parenthesis। कि मतलब एक से ज़्यादा अगर लिगेंड्स है तो एक बार अगर बाई ट्राई वर्ड यूज करें फिर दोबारा यूज नहीं करें, उसके लिए फिर बीस, ट्रीस, टेट्रा किस यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है कि NiCl2 फिर ब्रैकेट में PPH3 2, तो इसका नाम हो जाएगा कि डाइक्लोरिडो होगा, डाइक्लोरिडो 20। अब देखिए दो बार तो फिर लिखे 20 ट्राइफेनिल फॉस्फीन निकिल सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कैटायंस, एनायंस और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इज इंडिकेटेड बाय द रोमन न्यूमेरिकल इन द पैरेंथेसिस। कि जो अगर हम सेंट्रल एटम्स का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे और वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायंस द मेटल्स इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट फॉर। कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कैटायंस, यानी उस पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं जो उसका नाम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए CO इज द कॉम्प्लेक्स एनायन कैटायंस, कि CO इज द कॉम्प्लेक्स कैटायंस इज कॉल्ड द कोबाल्ट। कि जैसे मान लीजिए कि कोई कोबाल्ट किसी कॉम्प्लेक्स में उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम कोबाल्ट ही होगा। एंड प्लेटिनम इज कॉल्ड द प्लेटिनम, ठीक है। इफ कॉम्प्लेक्स इज अ एनायन द नेम ऑफ मेटल इंड्स विद द सफिक्स 8। कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एंटिटीज है और उसमें क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो उसके सेंट्रल एटम में 8 वर्ड लगेगा। जैसे CO कोबाल्ट अगर है और उसके में क्या निगेटिव चार्ज है, उसको बोलेंगे कोबाल्टेट, बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। अब इसमें कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिनका लैटिन वर्ड यूज किया, जैसे आयरन को हम बोलते हैं फीरेट, आयरन क्या बोलते हैं, फीरेट, ठीक है। तो उसमें 8 वर्ड लग जाएगा, फीरेट वर्ड लग जाएगा। इसके बाद देखिए द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू द कॉम्प्लेक्स कैटायंस। कि अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका वैसे ही नाम लिखेंगे जैसे कैटायंस का लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे नेमिंग के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। की यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए लिखा है कि टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड्स।
फिर से नाम पढ़ रहा हूँ कि टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और दूसरा आपका है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। ये दो आपके फार्मूले, ये नेम दिए गए, इसका फार्मूला लिखना है। तो पहले वाले का देखिए फार्मूला हो जाएगा CO ब्रैकेट में NH3 का 4, फिर H2OCl, फिर बिग ब्रैकेट बंद Cl2, यानी क्या हो जाएगा टेट्रा एमिनो, ठीक है लिखा है ना, टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब दूसरा आपका पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकेंड, तो K2ZnOH का 4। तो इस तरीके से इन दोनों का फार्मूले, इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम का फार्मूला ये होगा, ठीक है। अब इसका उल्टा हम देख सकते हैं। अब देखिए इसका उल्टा अगर हम बात करते हैं, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को नेम दिया था, फार्मूला लिखना था। अब जैसे लिखा है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है और इसका IUPAC नेम लिखेंगे। जैसे देखिए लिखा PTNH3 का होल ट्वाइस ClNO2 इसका नाम, और फिर K3CrC2O4 का थर्ड ट्राइस इसका नाम लिखना है। तो पहले वाले का नाम हो जाएगा, आप देखिए डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन क्योंकि एन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ इसलिए एन प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, या न्यूट्रल देखिए कोई चार्ज नहीं तो प्लेटिनम सेकेंड। दूसरे का हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्लोरोमेट, क्रोमियम को बोलेंगे क्लोरोमेट थर्ड। तो ये दोनों, ये जो कंपाउंड दिए इनका IUPAC नेम ये हो जाएगा। इसी तरीके से और भी जो IUPAC नेम आपको दिए होंगे, कंपाउंड जो दिए होंगे उनका IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंप्लीट किए हैं। तो अब देखिए हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगभग हर साल आपसे क्वेश्चन बोर्ड में लगभग पूछ ही लेते हैं किसी न किसी रूप में। तो अब देखिए हम बात करेंगे कि आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी आपने आइसोमेरिज्म इससे पहले पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आइसोमेरिज्म क्लासिफिकेशन है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि व्हेन कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अराउंड द सेंट्रल एटम इज डिफरेंस, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स उनके होंगे, उसी बिहाफ पे उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एराइजेज इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। अब ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरेट होता है जिसमें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हम पिछली बार बता चुके थे आपको कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मोर देन वन लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। जब मोर देन वन लिगेंड्स होंगे तो इनका अरेंजमेंट भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। यहाँ हम देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फिगर है, देखिए प्लेटिनम सेंट्रल एटम दोनों में, यहाँ पे देखिए अमोनिया है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब देखिए अमोनिया दोनों एक साइड में है, यानी दो लिगेंड्स जब एक साइड में एक साथ होते हैं तो इसको सिस फॉर्म बोलते हैं। और जब ये रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद देखिए यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे क्लोरीन, ये दोनों एक साइड में दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो ये सिस फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि सिमिलर लिगेंड्स एक साथ हैं, यहाँ देखिए डिफरेंट लिगेंड एक साथ में है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांस, इसको बोलेंगे सिस। अब नेक्स्ट आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज टू वन अनदर, दीज आर कॉल्ड द इनेंटियोमर्स। कि ऐसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो मिरर इमेज तो होंगे लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे, इनको बोलते हैं इनेंटियोमर्स। तो अभी तो ये क्या थे आपके
मान लीजिए कि मिरर इमेज कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, बट द मॉलिक्यूल और आयंस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड द कायरल कार्बन। कि अगर मॉलिक्यूल और आयंस की बात करेंगे और उनके मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो उनको कायरल कार्बन कहेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हैं और मिरर इमेज और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो उनको इन एंटियोमर्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए दो होते हैं, डेक्स्ट्रो और लियो फॉर्म्स होते हैं। डेक्स्ट्रो मतलब कि जो कंपाउंड्स होता है अगर इस लाइट को रोटेट करेगा तो क्लॉक वाइज करेगा, ये एंटी क्लॉक वाइज करेगा। ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करता है तो लियो फॉर्म बोलते हैं, क्लॉक वाइज करता है तो डेक्स्ट्रो फॉर्म कहते हैं। ठीक है। ये देखिए प्लेटिनम में 2 क्लोरीन ईएन, अब देखिए इसको रोटेट किया, इस तरीके से मिरर इमेज बना। अब इसके बाद ये देखिए हमारा क्या हुआ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले लिंकेज आइसोमेरिज्म। कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म एराइजेस इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग द एम्बिडेंट लिगेंड। कि ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड होगा उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों होंगे कि एम्बिडेंट लिगेंड में दो आपके क्या हो लिंकेज पॉइंट होते हैं, यानी सेंट्रल मेटल दोनों से अटैच कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए थायोसाइनेट लिंकेज, तो NCS माइनस थायोसाइनेट लिंकेज एम्बिडेंट लिगेंड होता है तो इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, यानी इसमें नाइट्रोजन से भी अटैच कर सकता है और सल्फर से भी कर सकता है सेंट्रल मेटल। अब दूसरा हमारे पास देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब जनरेट होता है, इट अराइजेज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। कि दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, अब दोनों के क्या होंगे आयंस इंटरचेंज हुआ कैटायनिक और यानी कि लिगेंड्स नहीं चेंज होंगे, उनके सेंट्रल एटम्स या आयंस चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये, अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड दिया गया है CONH3 का 6 और इसके बाद CrCN का 6, दोनों में लिगेंड्स के नंबर सेम है। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे क्रोमियम ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे कोबाल्ट हो जाएगा, यानी CrNH3 का 6 और COCN का 6। तो ये आपका था, ये जो आपका ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म था। नेक्स्ट आपका है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या आता है इसको देखेंगे कि इट एराइजेस व्हेन द काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स साल्ट is itself a potential ligands and can displace a ligand within can the becomes the counter ion। मतलब कह रहा है कि ये तब एराइजेस होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स में जब उसके काउंटर आयन के पास इतनी पोटेंशियल होती है कि वो डिस्प्लेस करके खुद काउंटर आयन बन जाए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए CONH3 का 5SO4 Br है, तो Br के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये सल्फेट को क्या करे रिप्लेस कर देगा और इसको काउंटर आयन बना देगा, यानी काउंटर आयन रिप्लेस करने की पोटेंशियल रखेगा, तभी क्या होगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पे देखिए CONH3 का 5 Br, अब Br पहले काउंटर आयन था, इन्होंने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे काउंटर आयन बना दिया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। अब सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, इसको हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज द हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म इन द केस व्हेन वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट। अब देखिए CrH2O का 5Cl3 ये 6 है। अब यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा तो बचेगा CrH2O 5Cl Cl2 यहाँ पे देखिए H2O है। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या 5 है, यानी वाटर मॉलिक्यूल के अटैचमेंट में डिफरेंस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट किया। ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।